काजी निजामुद्दीन और उबैदुर रहमान की लड़ाई में क्या करतार सिंह भड़ाना बीजेपी का मंगलौर में बेड़ा पार लगाएंगे? बद्रीनाथ के मैदान में बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी पर दांव खेल दिया है। कांग्रेस लखपत बुटोला पर दांव लगा सकती है। बड़ा सवाल यह है कि दो सीटों पर उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर में हो रहे उपचुनाव के ताजा हालात क्या हैं, जब करीब करीब प्रत्याशियों को लेकर पिक्चर क्लियर हो गई है और हरिद्वार की मंगलौर सीट पर हरियाणा से आए करतार सिंह भड़ाना क्या करिश्मा कर पाएंगे? दोस्तों नमस्कार, दिनों के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पॉलिटिकल इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2004 में एक विधानसभा चुनाव द्वाराहाट का होता है, जहां पर यूकेडी के पुष्पेश त्रिपाठी चुनाव जीत जाते हैं। तब तिवारी सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। उसके अलावा उत्तराखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्ताधारी दल किसी उपचुनाव में हार जाए। तो क्या मंगलौर में इतिहास दोहराया जाने वाला है या फिर यह मिथक 2004 की तरह मंगलौर में फिर टूटने वाला है? बीजेपी ने एक बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारकर बड़े उलटफेर का दांव लगाया है। बड़ा सवाल है, क्या पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट की नैया मंगलौर में करतार सिंह भड़ाना पार लगा सकते हैं? करतार सिंह भड़ाना वही है जिनके बारे में कहा जाता है कि आने वाले समय में कहीं रिकॉर्ड दर्ज न हो जाए कि वो चुनाव दर चुनाव सिर्फ सीट यानी विधानसभा या लोकसभा सीट नहीं बदलते हैं, वो राज्य बदल देते हैं, जिले बदल देते हैं। तो इस बार जब करतार सिंह भड़ाना खतौली उत्तर प्रदेश से विधायक रह चुके हैं, 2 बार हरियाणा की स्मालखा सीट से विधायक रह चुके हैं, हरियाणा में मंत्री भी रह चुके हैं, राजस्थान में जाकर सचिन पायलट के खिलाफ चुनाव लड़के हार चुके हैं, अब क्या समझा जाए कि वो उत्तराखंड के हरिद्वार की मंगलौर सीट पर दस्तक दे रहे हैं। तो उस सीट पर जहां लगातार 5 विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारती रही है, कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई है, वहां क्या करतार सिंह भड़ाना कमल खिला पाएंगे? अगर मंगलौर की बात करें, आज हम बद्रीनाथ की बात बाद में करेंगे, पहले हम मंगलौर सीट की बात करेंगे क्योंकि यहां लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। मंगलौर में जहां कांग्रेस काजी निजामुद्दीन पर ही दांव लगाएगी, प्रत्याशी का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मोटे तौर पर काजी निजामुद्दीन 2022 के विधानसभा चुनाव में हाजी सरबत करीम अंसारी से मात्र 598 वोटों से चुनाव हार गए थे, बेहद करीबी मुकाबले में चुनाव हार गए थे। तो ये तय है वो सामने होंगे। बीएसपी ने भी सस्पेंस खत्म कर दिया है और औपचारिक तौर पर हाजी सरबत करीम अंसारी के बेटे यानी विधायक के दिवंगत विधायक के बेटे उबैदुर रहमान को ही चुनाव मैदान में उतार दिया है। यानी मंगलौर में फिर से 2 मुस्लिम प्रत्याशी हैं और बीजेपी जिस तरह से करतार सिंह भड़ाना को गुर्जर नेता माने जाते हैं, और अगर मंगलौर की बात करें तो 7-8 हजार 10 हजार तक गुर्जर वोटों का दावा किया जाता है। करीब करीब गुर्जर वोटों के बराबर ही वहां जाट वोटों की बात की जाती है, यानी दोनों किसान वोटों की अच्छी खासी संख्या। उसके अलावा यह माना जाता है कि 40-45% अगर मुस्लिम वोट इस सीट पर है तो 55-60% के आसपास हिंदू वोटर भी मंगलौर में है। लेकिन यह अलग बात है कि 2002 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2022 के 5वें विधानसभा चुनाव तक हर बार यहां से मुस्लिम प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की है और 4 चुनाव यहां बीएसपी ने जीते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि मंगलौर बीएसपी का गढ़ रहा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का यह मंगलौर में जो गढ़ है यह दरकता हुआ नजर आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत जब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े तो मंगलौर से उन्हें सबसे बड़ी बढ़त मिली, उनको 44,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं, जबकि जो बीएसपी के प्रत्याशी जमील अहमद होते हैं उन्हें मात्र 5,500 वोट यहां से मिलते हैं। यानी बीजेपी के प्रत्याशी करीब 22-23-24,000 के आसपास बीजेपी को यहां से वोट मिला, यानी बीजेपी से भी खासे कम वोट वहां मिले, जिसे 2022 में 32,660 या उससे ज्यादा उसके आसपास वोट मिले थे और 32,060 के आसपास 62 के आसपास वोट कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को मिले थे, वो करीब 600 वोटों से हारते हैं। यहां बीजेपी नंबर 2 पर लोकसभा चुनाव में देखी गई है। बड़ा सवाल ये कि क्या यही ट्रेंड बना रहेगा? अगर ये ट्रेंड भी बना रहता तब भी जो लोकसभा चुनाव में भी अगर आप बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर का डिफरेंस भी देखेंगे तो करीब 27-28 हजार के वोट शेयर का डिफरेंस है। तो क्या करतार सिंह भड़ाना इस डिफरेंस को, ये जो अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में मंगलौर में, इसको पाट सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या 2022 या उससे पहले के
चुनाव में लगातार जो बीएसपी मंगलौर में करिश्मा दिखाती रही है, वो इस उपचुनाव में दिखाने वाली उबैदुर रहमान को अपने पिता के निधन के बाद कोई सहानुभूति का वोट मिलने वाला है क्या, या फिर जो बड़ा मुस्लिम वोट बैंक जो कांग्रेस के पक्ष में 2024 के लोकसभा चुनाव में जाता दिखाई दिया, वो अब इस उपचुनाव में काजी निजामुद्दीन के पक्ष में जाएगा। ये एक देखने वाली बात होगी। उससे भी बड़ी बात होगी, क्या जो करतार सिंह भड़ाना है वो बीजेपी के स्थानीय कार्डर्स को साथ लेकर के, जो बड़ा हिंदू वोट बैंक है, हालांकि कोई हिंदू प्रत्याशियां कभी जीत नहीं पाया है, लेकिन क्या करतार सिंह भड़ाना ये करिश्मा कर सकते हैं? क्योंकि ये भी माना जाता है कि भड़ाना परिवार हरियाणा की राजनीति के जमाने में बहुत ताकतवर परिवार रहा था, लेकिन मोदी काल के बाद 2014 के बाद से बहुत ज्यादा सफलता इस परिवार के हाथ इनके भाई अवतार सिंह भड़ाना, जो हरियाणा में 3 बार सांसद भी रह चुके, उनके हिस्से भी नहीं आई और इनके हिस्से भी नहीं आई। लेकिन क्या समझा जाए कि बीएसपी हो, आरएलडी हो या कांग्रेस हो या तमाम दलों से घूमते घामते करतार सिंह भड़ाना पहले बीजेपी में 19 के आसपास भी आ गए थे, फिर छोड़ के बीएसपी में चले गए थे 22 के चुनाव से पहले, अब फिर बीजेपी में लौट के आए। तो क्या समझा जाए कि करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में पूरी बीजेपी मजबूती से मंगलौर में जुटती हुई नजर आएगी, और जो तमाम जो हिंदू वोट है क्या उसको मोबिलाइज कर ले जाएंगे? जब 2 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे तब क्या करतार सिंह भड़ाना कोई खेल कर सकते हैं? इस पर सबसे बड़ा दारोमदार है, क्योंकि सवाल और साख का सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यह है, जैसा हमने पहले बताया, उत्तराखंड में सत्ताधारी दल दरअसल उपचुनाव हारता नहीं है। तो बद्रीनाथ की बात अब हम करने वाले, लेकिन क्या मंगलौर में भी पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट ये करिश्मा कर पाएंगे करतार सिंह भड़ाना को साथ लेकर के? क्योंकि भड़ाना परिवार के पास माना जाता है संसाधनों की कमी नहीं है, और हरिद्वार की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी देखा जाता है कि जो बाहरी प्रत्याशियों को लेकर, चाहे फिर वो हरिद्वार जिले से बाहर के प्रत्याशी हों या उत्तराखंड राज्य से बाहर के प्रत्याशी रहे हों, उनको लेकर के हरिद्वार की पॉलिटिक्स में, हरिद्वार के वोटर्स में खासा क्रेज रहा है। हम जानते हैं सतपाल ब्रह्मचारी जो अब सोनीपत से जाकर के कांग्रेस के सांसद बन गए हैं, वो हरियाणा से थे और उत्तराखंड की राजनीति में हरिद्वार की जिले की राजनीति करते थे, नगर पालिका के चेयरमैन भी बनते हैं। स्वामी यतीशानंद हम जानते हैं बीजेपी में मंत्री तक रह चुके, विधायक भी रह चुके, वो भी मूलतः हरियाणा से आते हैं लेकिन राजनीति हरिद्वार जिले में करते हैं। उसके अलावा हरीश रावत अल्मोड़ा जिले से हैं, लेकिन वो 2009 में, जब उससे पहले जब उनकी पूरी राजनीति एक तरह चौपट हो गई थी 2009 में, उनको हरिद्वार ने ही संभाला था, वहां से चुनाव जीत करके उनकी सियासत है वो रफ्तार पकड़ती। उनकी बेटी भी वहीं से विधायक, और उन्होंने अपने बेटे को भी वहीं से 2024 का चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि वो चुनाव त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुकाबले हार गए। उमेश कुमार भी हरिद्वार जाकर के खानपुर सीट से चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या जो वोटर्स में बाहरी प्रत्याशियों को लेकर, बाहरी नेताओं को लेकर जो आकर्षण अब तक देखा गया है, ये सिलसिला उत्तराखंड बनने से पहले भी हरिद्वार सीट पर देखा गया था। यही वजह कि वहां पासवान से लेकर के मायावती तक बहुत बड़े दिग्गजों ने भी चुनाव लड़ा है, और जिन्होंने चुनाव लड़ा वो जीते हुए हारे हो, उनकी सियासत वहां से चल निकले, ये भी हरिद्वार के खाते में एक चीज जाती है। क्या समझा जाए कि मंगलौर में करतार सिंह भड़ाना वो करिश्मा कर पा रहे हैं? क्योंकि बेहद दिलचस्प लड़ाई हो गई है, 2 मुस्लिम प्रत्याशी के मुकाबले में करतार सिंह भड़ाना है। क्या वो जो 24 का जो ट्रैक है कि बीएसपी तीसरे नंबर पे है, क्या मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वहां होने वाला है, या फिर मुकाबला परंपरागत तौर पर जो रहा है बीएसपी वर्सेस कांग्रेस का वही रहने वाला है? ये मंगलौर की महाभारत का किस्सा है, इस पर नजर हमको बना के रखनी पड़ी, क्योंकि करतार सिंह भड़ाना के बारे में कहा जाता है कि वो जहां भी जाते हैं इतनी प्रचुर मात्रा में संसाधनों को झोंकते हैं कि चुनाव को अपने पक्ष में करने का मादा उनमें है। क्या वो करिश्मा यहां दिखाएंगे जो उन्होंने खतौली में एक बार दिखाया था? अब हम बात करते हैं बद्रीनाथ उपचुनाव की। बद्रीनाथ में बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी पर दांव खेला। राजेंद्र भंडारी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद वो सीट खाली होती है, अब वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। पहली बार वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने मोटे तौर पर जो हमको पता है, लखपत बुटोला को कांग्रेस नेतृत्व ने इशारा कर दिया है। ये अलग बात है, पर्यवेक्षक भेज करके रिपोर्ट की खानापूर्ति दोनों ही सीटों पर की जा रही है, लेकिन क्या लखपत बुटोला राजेंद्र भंडारी को चुनाव दे पाएंगे? क्योंकि बीएसपी ने ऐलान कर दिया है कि वो बद्रीनाथ का उपचुनाव नहीं लड़ने वाली है। तो क्या समझा जाए मोटे तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की इस लड़ाई में लखपत बुटोला वो कर पाएंगे जो 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से आंधी चल रही थी, उसके बावजूद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं महेंद्र भट्ट, वो करिश्मा नहीं कर पाए थे और वो कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी से चुनाव हार गए। तो क्या लखपत बुटोला वो करिश्मा दोहरा पाएंगे? क्योंकि वो युवा है, पहली बार उनको मौका मिला। ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कांग्रेस की राजनीति के भीतर जब से कांग्रेस में 2012 के बाद से राजेंद्र भंडारी ने पैर फैलाने शुरू किए, लखपत
लखपत बुटोला को चुनौतियां मिलती रही, वो अपने स्तर पर चुनौती देते रहे थे। अब उनको मौका मिला है कि राजेंद्र भंडारी से दो दो हाथ करने का। तो क्या बद्रीनाथ में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में लखपत बुटोला वर्सेस राजेंद्र सिंह भंडारी की लड़ाई में लखपत बुटोला भारी पड़ेंगे, या जिस तरह का कद राजेंद्र भंडारी का चमोली जिले की सियासत में है, बद्रीनाथ की सियासत में, वो अपने उस कद को बरकरार रख पाएंगे? ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। दोनों उपचुनावों पर हमारी नजर रहने वाली है, और मंगलौर में किस तरह के समीकरण बदलते हैं, बद्रीनाथ में किस तरह की पॉलिटिकल कैंपेनिंग शुरू होती है, इस पर भी नजर रहने वाली, क्योंकि बद्रीनाथ में भी दिग्गज उतरेंगे। वहां अनिल बलूनी की जीत सुनिश्चित करने के लिए राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे, तो क्या अनिल बलूनी उनके लिए वोट मांगने के लिए वहां आने वाले हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां जाकर के क्या कहने वाले हैं? क्या राजेंद्र भंडारी को चुनाव जीतेंगे तो मंत्री बनाने जैसी बात भी कही जाती है? हालांकि इस तरह की बात अनिल बलूनी के बारे में इसी गढ़वाल में कही गई थी, लेकिन अब लोग उसको एक तरह से उस पर एक तरह से चुटकी भी ले रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प हो गई उत्तराखंड की इन 2 सीटों के उपचुनाव की लड़ाई। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।